हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट। तो जैसे कि यू नो द ड्रिल कि जब भी एक चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर के बाद में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही आज डिटर्मिनेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट हमने निपटा दिया है, छोटा सा चैप्टर है ना, ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं हुए, 4 लेक्चर के अंदर डिटर्मिनेंट निपट गया। छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखोगे तो पास्ट ईयर के अंदर बहुत सारे सवाल आए हैं इस चैप्टर से, है ना। तो सीक्वेंस क्या रहने वाली है, सबसे पहले तो मैंने पुराने कुछ सालों के सवाल लिए हैं, जैसे जेई एडवांस के कुछ सवाल लिए हैं, पास्ट ईयर के कुछ पुराने सवाल लिए जेई मेंस के। उसके बाद में लेटेस्ट क्वेश्चन लिए मैंने 2021 2022 जेई मेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले पुराने वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फिर अभी लेटेस्ट वाले सवालों की तरफ अपन लोग मूव ऑन करने वाले हैं। ओके, तो मजा आएगा, बहुत सही है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में तो हमेशा ही मजा आता है, राइट। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ओके, नाउ ये जो सवाल है जेई एडवांस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ए नहीं अल्फा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक हल्का सा करेक्शन कि यहाँ पे ए नहीं अल्फा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो डायरेक्टली तो एक्सपेंड करने का तो ख्याल नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना होगा, ऑपरेशन लगा के कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करनी होगी। एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, तो सबसे पहले देखो ऑपरेशन क्या लगाने वाला हूं मैं यहाँ पे, कि ये काम कर सकते हैं कि थर्ड रो के एलिमेंट से सेकंड रो के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं। मतलब 3 प्लस अल्फा स्क्वायर में से अगर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन जाएगा, राइट। और वैसे ही इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो थर्ड रो में से सेकंड रो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, एंड सेकंड रो में से फर्स्ट रो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं इसी डिटर्मिनेंट पे कि √3 इज रिप्लेस्ड बाई √3 माइनस √2 एंड √2 इज रिप्लेस्ड बाई √2 माइनस √1। ओके, तो डिटर्मिनेंट देखो कैसा बन जाएगा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस अपन ने नहीं किए, तो फर्स्ट रो के अंदर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ओके, 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर एंड 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर। फर्स्ट रो एज इट इज बैठी है ना। सेकेंड रो में क्या चेंजेस हो जाएंगे कि 2 प्लस अल्फा स्क्वायर में से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। या पहले देखो थर्ड रो में क्या चेंजेस हो जाएंगे, तो थर्ड रो में 3 प्लस अल्फा स्क्वायर में से 2 प्लस अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला अपन फॉर्मेट लगाएंगे, तो मिलेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। मतलब 3 प्लस अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा। ठीक है, तो उसमें से 1 बच जाएगा इनका डिफरेंस तो, और इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 5 प्लस 2 अल्फा। तो यहां पे 5 प्लस 2 अल्फा मिलने वाला है। डू यू एग्री विद मी। जो थर्ड रो है, थर्ड रो के अंदर यहाँ पे 5 प्लस 2 अल्फा मिल जाएगा, 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर। वैसे ही 3 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर में से 2 प्लस 3 है ना, 2 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, इनका सम मतलब 4 अल्फा प्लस 5 मिलेगा। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब x माइनस वाई तो 1 है, x प्लस वाई लिखा है 4 अल्फा प्लस 5। वैसे ही यहां पे इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस वाई तो 1 है और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस 6 अल्फा। ओके, 5 प्लस 6 अल्फा। हाँ जी बच्चा लोग, देखो ऐसा बन रहा है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड रो में से हमने सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करी है। अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड रो में से अगर अपन फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1। तो सेकंड रो में क्या बनने वाला है, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर में से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो x माइनस वाई तो 1 हो गया और x प्लस वाई हो जाएगा 3 प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 2 अल्फा, राइट। x प्लस वाई इज 3 प्लस 2 अल्फा। वैसे ही 2 प्लस 2 अल्फा के स्क्वायर में से 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे मिल जाएगा 3 प्लस 4 अल्फा और इधर मिल जाएगा 3 प्लस 6 अल्फा। सही बात है, देखो ऐसा कुछ बन रहा है। हाँ जी बच्चा लोग, सिंपल क्लियर। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में ये मिला, और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है हमें, -648 अल्फा मिल रहा है राइट हैंड साइड में, -648 अल्फा।
अभी इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलम में ऑपरेशन लगा दो। आप कॉलम में ऑपरेशन लगा दो, मतलब सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करो एंड थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूं कि C3, देखो क्या होगा, C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C1। ओके, कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो डिटर्मिनेंट किस टाइप का बन जाएगा। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो कॉलम 1 है 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर और 3 प्लस 2 अल्फा एंड 5 प्लस 2 अल्फा। देखो कॉलम 1 यही है, देर इज नो चेंजेस इन कॉलम 1। ओके, कोई चेंजेस नहीं किए हैं बच्चा लोग कॉलम 1 के अंदर। यहां से यहां तक देखो क्या सिलसिला कर रहे हैं अपन कि कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C1। तो कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है। कॉलम 3 से अगर कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, देखो 5 प्लस 6 अल्फा में से अगर 4 अल्फा प्लस 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कॉलम 3 में यहाँ पे आखिरी एलिमेंट 2 अल्फा बन जाएगा। देखो 2 अल्फा, हाँ 2 अल्फा बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट होके। यहाँ पे देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर भी 2 अल्फा बन गया, बिल्कुल सही बात है। यहां से देखो 1 प्लस 3 अल्फा के स्क्वायर में से 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो फिर से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाला फंडा लगा दो। तो x माइनस वाई मतलब 1 प्लस 3 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा, मतलब यहाँ पे अल्फा बन जाएगा इंटू इंटू इनका सम कितना है, इनका सम है 2 प्लस 5 अल्फा, राइट। 2 प्लस 5 अल्फा, देखो ये बनेगा। थोड़ी बहुत मेंटल कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा। ये आप मेंटल कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करना। ओके, वैसे ही देखो इसमें से अगर ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 4 अल्फा प्लस 5 में से 2 अल्फा प्लस 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इधर ये 2 अल्फा ही बच जाएगा। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 अल्फा प्लस 3 में से 2 अल्फा प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर भी 2 अल्फा ही बच जाएगा। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 1 प्लस 2 अल्फा के स्क्वायर में से 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा अल्फा इंटू, है ना, x माइनस वाई अल्फा है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 2। देखो बच्चा लो ये मिलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये बन चुका है इज इक्वल टू -648 अल्फा, ये दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू -648 अल्फा, है ना। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं, कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दी, कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करी है, तो ये मिलने वाला है अपने को। ओके, नाउ गाइस, अब यहां से अपन अल्फा तो कॉमन ले जा सकते हैं कॉलम 2 से, अपन चाहें तो कॉलम 2 से अल्फा कॉमन ले जाए, या फिर एक हल्का सा छोटा सा ऑपरेशन और लगा दो। वो ऑपरेशन मैं क्या लगाने जा रहा हूं कि √3 में से √2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि ये वाले एलिमेंट 0 बन जाएंगे √3 के, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स तो 0 बन जाएंगे √3 के। तो थर्ड रो से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट किया, √3 इज रिप्लेस बाई √3 माइनस √2। ओके, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, फर्स्ट रो है 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा टाइम्स 3 अल्फा प्लस 2, ओके, इंटू अल्फा टाइम्स 2 अल्फा प्लस 5, अल्फा टाइम्स 2 अल्फा प्लस 5। ओके, फर्स्ट रो तो ऐसी है ना। सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं, सेकेंड रो में है 3 प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड, है ना, 3 प्लस 2 अल्फा, उसके बाद में ये है 2 अल्फा, इधर भी है 2 अल्फा। अपन ने क्या किया है कि इस थर्ड रो में से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट कर दी, तो यहां पे देखो 5 प्लस 2 अल्फा में से 3 प्लस 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट हुआ तो इधर 2 बच जाएगा, राइट। 2 अल्फा में से 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां पे 0 बनेगा, यहां पे भी 0 बन जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ये बन गया, और इक्वल टू क्या दे रखा है, ये इक्वल टू दे रखा है -648 अल्फा के। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो -648 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट कि 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। बेसिकली थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना, थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, और इस एलिमेंट के अबाउट ये एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो एक काम करते हैं, इसी पेज को आगे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा और स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए।
हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को ना खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और जहां पे भी थोड़ी कैलकुलेशन का रूल आ जाता है ना, और कैलकुलेशन बेस्ट तभी समझ में आती है जब खुद से करी गई हो, ठीक है, कैलकुलेशन तभी बेस्ट समझ में आती है जब खुद से करी हो। ओके, तो इसके अबाउट एक्सपेंड किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा इंटू दिस थिंग, या फिर ऐसा समझो आप चाहो तो अल्फा कॉमन ले लो सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से, इफ यू वांट यू कैन टेक दैट कॉमन एज वेल, नहीं लेना है तो मत लो, भले डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो। तो -648 अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा इंटू दिस, मतलब ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा, है ना, 2 अल्फा इंटू दिस थिंग, मतलब ये 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा इधर भी, इंटू 2 अल्फा प्लस 5। ओके, देखो ये इक्वेशन बन रही है अपने पास, क्लियर, सिंपल। अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है ना, अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, अल्फा से डिवाइड कर लो, अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा, इधर से भी एक अल्फा उड़ गया। ओके, 2 कॉमन ले जा सकते हैं इसमें से, 2 कॉमन ले गए, इधर से भी 2 कॉमन ले जाए तो बेसिकली 4 कॉमन ले गए अपन, ठीक है, तो 4 कॉमन ले गए और 4 से डिवाइड मारा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4 1 जा 4, है ना, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 162 बन जाएगा, राइट, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर बन रहा है अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 2, मतलब ये बन रहा है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, -2 टाइम्स, तो मतलब -4 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया ना, तो 2 को पहले कॉमन ही ले लो टू अवॉइड कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 2, अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 माइनस, इधर से 2 कॉमन जा चुका है तो अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 5 बैठा है इधर, क्लियर। तो इधर देखो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, तो 4 टाइम्स, है ना, और 4 से डिवाइड मार दो, अब तो डिवाइड कर ही सकते हैं अपन, तो डिवाइड करेंगे तो -162, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बन जाएगा इधर, ठीक है, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर दैट विल बी अल्फा स्क्वायर। ओके, और इधर बन रहा है यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा, 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा, मतलब -3 अल्फा बन रहा है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा इज इक्वल टू -162, यहां तक हमारी कहानी पहुंची है। ओके, एक बार इधर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। ओके, तो ऐसा बन रहा है, यहाँ पे अल्फा इंटू, इधर ये 3 अल्फा प्लस 2 ही बनने वाला है, इधर 5 अल्फा प्लस 2। ओके ओके, एक सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बेसिकली, 2 + 5 अल्फा को हमने, है ना, 2 + 5 अल्फा को हमने 2 अल्फा प्लस 5 लिख दिया है, ठीक है, 2 + 5 अल्फा को हमने 2 अल्फा प्लस 5 लिख दिया है, ये थोड़ी सी एक सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन, है ना, तो 2 + 5 अल्फा ही यहाँ पे लिखेंगे ना, 2 + 5 अल्फा, ठीक है ना, इस वाले एलिमेंट को अपन ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो इधर ये 2 + 5 अल्फा, ओके, ये 2 + 5 अल्फा लिखा है, 2 + 5 अल्फा, अल्फा टाइम्स 2 + 5 अल्फा, ओके, अब क्लियर है, अब क्लियर है, इधर ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स 2 + 5 अल्फा, 2 + 5 अल्फा को अपन ने 2 अल्फा प्लस 5 लिख दिया था। ओके, अब अपन लोग कॉमन ले रहे हैं, तो अल्फा टाइम्स 3 अल्फा प्लस 2, यहाँ पे ये 2 + 5 अल्फा, 2 + 5 अल्फा, अब परफेक्ट, परफेक्ट, तो ठीक है, तो इधर क्या हुआ, 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर में से यहाँ पे 5 अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर ये बनेगा, देखो 3 अल्फा स्क्वायर में से 5 अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे -2 अल्फा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इधर ये 2 अल्फा में से 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -162 आ रहा है, इधर पहुंच चुकी है अपनी कहानी, -2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -162, तो इधर से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी
81 के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू आ गई +-9 के इक्वल। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू +-9, मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला गया, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर अगर आपको वो कॉन्सेप्चुअली सिंपल दे रहे हैं तो थोड़ा लेंदी भी दे देंगे सवाल को। ओके, तो फिर से मैं कहानी बता देता हूं क्या किया है। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को देख के आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए कि थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करो और फिर सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करो। पहला ख्याल तो ये आना चाहिए, वो हमने किया है। उसके आगे अपने आप ख्यालात आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि देखो इधर तक पहुंच गए, अब अगर कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। हाँ, यहां तक पहुंचे, थर्ड में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, अब यहां पे कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर दो कि कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पे पहुंच गए। इसके बाद में ये 2 अल्फा बन रहा है, तो अब रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे 0 0 क्रिएट हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप जाना इस क्वेश्चन में बहुत इजीली, फिर बाद में डिटरमिनेंट को अपन एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इजीली डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया, आंसर आ गया अपने पास +-9। सिंपल। ओके, नाउ जेई एडवांस 2016 का सवाल, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर फॉर विच द वैल्यू फॉर दिस डिटरमिनेंट है ना इज इक्वल टू 10 है कि 0 है। लेट मी जस्ट चेक कि हो सकता है शायद यहां पे 0 लिखा हो ओरिजिनल क्वेश्चन में। टेन ही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को क्यों ना ट्राई करो। अच्छा, 10 ही लिखा है, बहुत बढ़िया। ओके, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखो कॉलम 3 के अबाउट हमें ब्रेक करने के ख्याल आएंगे, तो कर दो। तो कॉलम 3 के अबाउट ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे बन गए 2 डिटरमिनेंट। एक में तो देखो x 2x 3x ये वाला टर्म, और एक में तो 1 1 1 ले लेंगे हम लोग, और एक में ये वाला पार्ट अलग से ले लेंगे, ठीक है। तो 2 डिटरमिनेंट्स में हमने इसको ब्रेक किया है ना। एक तो है x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर एंड 1 1 1, ठीक है, इसको अलग ले लिया, प्लस x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, और इन भैया को अलग ले गया अपन, ठीक है। x क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब है ना, x क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब, इनका सम किसके इक्वल, 10 के इक्वल, ठीक है। सबसे पहले 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया। अब ये वाला डिटरमिनेंट ना बड़ा ही जाना पहचाना सा डिटरमिनेंट है। आप याद करो, आपने ये चीज सीखी थी बचपन में, मतलब 2 क्लास पहले, कि 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू याद है क्या? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। द वैल्यू फॉर दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। ओके, तो ऐसा सही डिटरमिनेंट नहीं है। देखो 1 1 1 x 2x 3x और इनका स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एबीसी है तो एबीसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, बस एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है ना। फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। फॉर्मेट मतलब समझ लो कि हल्का फुल्का अगर अपन चेंज करेंगे, हल्का सा चेंज, क्या चेंज करना है, कॉलम बदल दो सर। कॉलम कितनी बार बदलनी है, कॉलम बदलना हमें आता है कि जब भी हम कॉलम बदलते हैं, 2 कॉलम बदलेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पे कितना बदलना पड़ेगा, यहां पे इस वाली कॉलम को पहला इधर पहुंचाना है, ठीक है, पहुंचा देंगे, मतलब C1 C3 को चेंज कर दिया, है ना। तो ये किधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। अब इधर किसको पहुंचाना है, x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर को पहुंचाना है, तो फिर से एक और चेंज करना पड़ेगा, एक और चेंज। और अगर आपने 2 बार कॉलम या रो चेंज करी है तो डिटरमिनेंट एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू ना नेगेटिव हो जाती है अगर एक बार चेंज कर दी, बट फिर सपोज तुमने एक बार और चेंज कर दी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू एज इट इज बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं इसके आगे, कि C1 C3 को इंटरचेंज मारा, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, एंड देन C2 C3 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। पहले कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करो, फिर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करो। 2 बार इंटरचेंज किया है तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब आप अपना जो डिटरमिनेंट है वो अपना डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 1 1, ये x 2x 3x एंड x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, मतलब एक ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट ये वाला बन चुका है। पहचान गए इसको? ओके, बहुत बढ़िया।
इसमें से देखो, इसमें से फर्स्ट रो से या फिर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट रो से x को कॉमन निकाल लो, सेकंड रो से भी x को कॉमन निकाल लो, सेकंड रो से 2x को कॉमन निकालो, एक काम करो थर्ड रो से 3x को कॉमन निकालो। ठीक है, तो इस वाले डिटर्मिनेंट से हम लोगों ने फर्स्ट रो से x, सेकंड से 2x, थर्ड से 3x ये कॉमन लेंगे तो शायद ऐसा सा ही डिटर्मिनेंट बन जाएगा। देखो जरा, फर्स्ट से x कॉमन जाएगा तो फर्स्ट रो के अंदर 1x x स्क्वायर बचा, है ना, 1x x स्क्वायर बच जाएगा फर्स्ट रो में। ठीक है, अगर x इसमें से कॉमन निकाल लिया फर्स्ट रो से। सेकेंड रो से अगर मैं 2x को कॉमन निकाल रहा हूं तो यहां पे 1 2x एंड 4x स्क्वायर बनेगा। देखो जरा, सेकेंड रो से 2x को कॉमन निकाला, थर्ड रो से मैंने 3x को कॉमन निकाला तो यहां पे बन जाएगा 3x, यहां पे 1 ही बच जाएगा ना, 3x कॉमन गया तो 3x की जगह पे 1 हो गया, और इधर ये 3x बन जाएगा, इधर ये, इसमें से देखो 3x कॉमन ले रहे हैं तो 27 में से 3 कॉमन लोगे तो 9 बचेगा, x क्यूब में से x कॉमन लिया तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 10 दे रखा है। ओके बच्चा लो, अब देखो ये डिटर्मिनेंट स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए लिख देना इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना, चिंता मत करो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी तो बस आइडिया दे रहा हूं कि देखो ऐसे लिखने का है आपको। तो आपने लिखा, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी इधर कि a माइनस बी मतलब x माइनस 2x, है ना, या फिर मैं इधर ही हल्के में कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे थोड़ा नीचे कैलकुलेट कर देते हैं कि x माइनस 2x इंटू 2x माइनस 3x इंटू 3x माइनस x, क्या यही आएगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, है ना, a यहां पे x मान लो, b 2x मान लो, c 3x मान लो, 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो a माइनस बी x माइनस 2x इंटू बी माइनस सी इंटू 2x माइनस 3x इंटू सी माइनस ए इंटू 3x माइनस एक्स। चल मजा मचे, यही सेम टू सेम डिटर्मिनेंट ये है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 2x मतलब माइनस एक्स, 2x माइनस 3x मतलब माइनस एक्स, अगेन माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि भैया माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू 3x माइनस एक्स मतलब 2x, सही बात है, प्लस x इंटू 2x इंटू 3x कितना हो गया, 3 2 6, 6x क्यूब हो गया, 6x क्यूब टाइम्स, इसकी भी वैल्यू यही है ना, सेम वैल्यू, दिस possesses द सेम वैल्यू राइट, तो विच इज अगेन, है ना, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब हो जाएगी इसकी वैल्यू ना, 2x क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखी है, इज इक्वल टू 10 दे रखा है। इक्वेशन यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, राइट। तो अब ये इक्वेशन बहुत इजी है सॉल्व करना। ठीक है, ये बन रहा है 2x क्यूब, इक्वेशन बन रही है 2x क्यूब प्लस 12x की पावर 6 बराबर 10, 2 को उड़ा दो, 2 को उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे ये 5 बन गया, है ना। तो ये बन रहा है 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 बराबर 0। क्वाड्रेटिक टाइप की ही दिखाई दे रही है, अगर एक्स क्यूब को टी लोगे, एक्स क्यूब को टी लोगे तो ये टी स्क्वायर बैठा है, तो क्वाड्रेटिक टाइप की ही चीज है ये। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा यहाँ पे, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। एक्स क्यूब को क्या लिख देंगे अपन, एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6x क्यूब माइनस 5x क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब को ऐसे ब्रेक कर दिया, 6x क्यूब माइनस 5x क्यूब, माइनस 5 यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू 0। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 6x क्यूब कॉमन चला जाएगा, तो 6x क्यूब कॉमन निकाला तो इधर ये x क्यूब प्लस 1 बचेगा, इधर से माइनस 5 कॉमन लिया तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स विच इज x क्यूब प्लस 1 इंटू 6x क्यूब माइनस 5 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इधर से बचा लो, x क्यूब की कितनी वैल्यू मिल रही है, x क्यूब प्लस 1 कब 0 होगा, है ना, तो x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 और 5/6, क्या ये दो वैल्यू आ रही है, x क्यूब प्लस 1 0 होगा जब x क्यूब की वैल्यू माइनस 1 है, या फिर x क्यूब की वैल्यू 5/6 है, राइट, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 और 5/6, जिसमें से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x क्यूब इसके इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का क्यूब रूट,
है ना, x विल बी इक्वल टू -1 और 5/6 की पावर 1/3। तो x की हमें दो ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, दो ही वैल्यू मिलेगी बेटा। अगर x³ -1 के इक्वल है तो x भी -1 के इक्वल होगा, है ना। अगर x³ 5/6 के इक्वल है तो x हो जाएगा 5/6 की पावर 1/3। तो इसमें यही पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग टू रियल नंबर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डबल, है ना, 2 मतलब। क्लियर है, सिंपल। चले आगे बढ़ते। ये देखो जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया सवाल। लेट a lambda m belong to real number, consider the system of linear equation ax plus 2y is equal to lambda 3x minus 2y is equal to mu, which of the following statements is are correct। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है। हाँ जी, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन है। और ये जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया है और इस टाइप के सवाल और भी रिपीटेड है। बेसिकली अगर 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है ना, तो वैसे ये 9th-10th क्लास का सवाल है ना, 9th क्लास का क्वेश्चन है वैसे ये अभी 12th का है भी नहीं सवाल। तो जरूर खुद से जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को, 9th क्लास का सवाल है बच्चा लोग। इसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि कब क्या होगा, मतलब इफ a इज इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इधर मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक बेसिक थ्योरी आपको बता देता हूं। आपके मुंह पे प्रकाश पड़ा होगा, है ना। रुको एक सेकेंड, कलर बैकग्राउंड चेंज करते हैं अब, ठीक है, क्लियर। एक बच्चे का तो डेली एक ही कमेंट आता है, सर चेंज द बैकग्राउंड, चेंज द बैकग्राउंड। हाँ जी, तो बेसिकली इसका जो द्रोणा बैच की स्लाइड ही थोड़ी ब्लूइश है ना, डार्क ब्लू टाइप की स्लाइड है। तो डार्क ब्लू और ब्लैक में ज़्यादा फर्क है नहीं, बट अगर तुम्हें लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर डार्क ब्लू और ब्लैक में, तो करवा देंगे फिर चेंज, बोलता हूँ मैं। ओके, नाउ गाइस, थ्योरी ये है बच्चा लोग कि अगर इस तरीके से है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी। मानते हो कि नहीं ये बात? हाँ जी सर। अगर 2 लाइन के बारे में बात चल रही है तो 2 लाइन हो सकता है एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करे, है ना, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कोई सॉल्यूशन ना हो, पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। तो मतलब एक ही सॉल्यूशन कब आता है, अगर a1/a2, ठीक है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, देन वी से यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उनकी स्लोप सेम नहीं है, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, मतलब लाइंस की स्लोप सेम नहीं है, लाइन से इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सेकंड केस बचा लो कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और वो c1/c2 के इक्वल हो, मतलब ये कैसी हो गई लाइंस, ये सेम लाइंस हो गई। a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम हो गए, तो मतलब ये ओवरलैपिंग लाइंस हो जाएगी। इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। याद है बातें, कुछ पुरानी बातें, बचपन की बातें, कि इस केस में अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, राइट। नाउ द थर्ड केस इज दैट कि अगर a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, मतलब लाइंस तो पैरेलल हो गई, बट अगर वो c1/c2 के इक्वल नहीं हुए, है ना, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट वो अगर c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे पैरेलल लाइंस का केस बन गया, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ये वाला केस पैरेलल लाइंस का है। तो इसके अंदर अपने को नो सॉल्यूशन मिलेगा। इन दोनों केसेस में फर्क पता चल रहा है, ये हो जाएगा ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस। So that is why there is infinite solution in this case. But if you have a look at this case, this is the case of parallel lines and parallel lines never meet. So that is why there is no solution in this particular case. ठीक है, so these are the 3 cases. Clear है ना, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया जब भी अपन 2 वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो तो इस तरीके से प्रोसीड करना बेस्ट रहता है। नहीं तो क्या dx dy लिखोगे करोगे, ये तो ना क्यों करना, वो 3 वेरिएबल के लिए बचा के रखो उसको।
ठीक है, डायरेक्टली दो वेरिएबल में है तो इसी तरीके से डील कर लो, बेस्ट रहता है, सबसे आसान रहता है, सबसे सिंपल रहता है, फास्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पे a1/a2, देखो ऑप्शन क्या, ए क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इफ a नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सी ऑप्शन बोल रहा है इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो लेट्स हैव अ लुक। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, a/3 है ना, इज इक्वल टू 2/-2। ठीक है, a1/a2 मतलब a/3 इज इक्वल टू 2/-2 इज इक्वल टू c1/c2। c1 क्या हो गया लेमडा, c2 क्या हो गया म्यू, इज इक्वल टू लेमडा/म्यू। ये वाला केस होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, राइट, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट बच्चा लोग, ये वाला केस होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कि a1/a2 तो a/3 इज इक्वल टू 2/-2 इज इक्वल टू लेमडा/म्यू। ओके, तो इधर से a की वैल्यू कितनी आ रही है, हैव अ लुक एट दिस, 2/-2 which is -1, so a/3 is equal to -1, the value of a from here will be -1, right, -3 है ना, a will be equal to -3। तो जब a -3 हो, है ना, a तो -3 हो अपना, और ये कैंसिल आउट करके 1 लिख देते हैं, ठीक है, तो व्हेन a इज इक्वल टू -3 एंड λ/μ इज इक्वल टू -1, तो इस केस में अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे जब a तो -3 हो और λ/μ -1 के इक्वल हो। ठीक है, λ/μ -1 के इक्वल हो। तो if a is equal to -3 then the system has infinitely many solution for all values of lambda and mu। ये बोलना गलत रहेगा। ठीक है, इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, देखो इस केस में लैम्डा प्लस म्यू 0, λ/μ इज इक्वल टू -1 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -μ, तो यहां पे दिखाई दे रहा है ना कि लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, सो इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू -3। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी तो करेक्ट है, ऑप्शन सी में कोई बुराई नहीं लग रहा है कि जब a की वैल्यू -3 हो जाए और λ/μ की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब लैम्डा प्लस म्यू 0 हो जाए, देखो λ/μ इज इक्वल टू -1 इन दिस केस, तो इस केस में तो अपने को इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसने बोला है कि जब a -3 हो तो हमेशा ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि इफ a नॉट इक्वल टू -3 देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि जब a -3 के इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल नहीं आए, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे अपन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 मतलब a/3 should not be equal to b1/b2 which is 2/-2, मतलब a -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ a नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, करेक्ट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि इफ लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू -3। देखो जब a -3 हो गया तो a1/a2 एंड b1/b2 सेम हो गए। ठीक है, a इज इक्वल टू -3 पे a1/a2 एंड b1/b2 सेम हो गए, और अगर लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या बोल रहा है, लैम्डा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा नॉट इक्वल टू -म्यू, इट मीन्स दैट λ/μ इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब ये वाला केस हो गया कि भैया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं हो, तो इस केस में अपने को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, इस केस में अपने को नो सॉल्यूशन मिलते हैं। ओके, जस्ट ए करेक्शन। ओके, तो इस केस में क्या मिलेंगे अपने को, नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, a/3 -1 के इक्वल तो है, मतलब a की वैल्यू -3 तो है। ओके, बस λ/μ -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 but if that is not equal to c1/c2 then in this case we have no solution। तो yes, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी सी एंड डी। आर वी क्लियर?
ओके तो सिंपल 9th क्लास का क्वेश्चन है कि अगर a1 बाई ए टू b1 बाई b2 के ही इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 बाई ए टू b1 बाई b2 के इक्वल तो है बट वो c1 बाई c2 का इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। बट अगर a1 बाई ए टू b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों ही आपस में इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बस ये सवाल था सिंपल। तो 2 वेरिएबल में ऐसे डील करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। जेईई मेंस 2019 का सवाल, और कई बार ये इस टाइप का सवाल पूछ लिया गया है पास्ट ईयर के अंदर, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। मतलब ऐसा सवाल है ना कि जिसके अंदर अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली दिख जाएगा अगर फील करोगे तो। बट अपन एक बार लिखेंगे चीजों को ताकि, है ना, जो विजुअल लर्नर नहीं है वो भी समझ पाए। तो लेट a1 a2 a3 अप टू a10 दे आर इन जीपी। तो जीपी में क्या होता है, जीपी में सम कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है। जीपी में अगर ये है तो a2 और a1 का जो रेशियो है वही a3 और a2 का रेशियो होगा, वही a4 और a3 का रेशियो होगा, है ना। फॉर ए जीपी a2 by a1 will be equal to a3 upon a2, that will be equal to a4 upon a3, और इसी रेशियो को अपन कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम तो सुना होगा कॉमन रेशियो, तो इसी को अपन कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। ओके सर, नाउ let S be the set of all pairs R, K, है ना, for which the value of this determinant is equal to 0, then the number of elements in S। मतलब पूछा गया है कि R और K की भैया क्या वैल्यू रखे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। R और K की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो खतरनाक सा डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखा है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो इस डिटर्मिनेंट को देख के डरने का नहीं। ठीक है, बहुत ईजी है। यहां पे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन, है ना। तो छुरी कांटा लेके तैयार। ऑपरेशन अपन क्या लगाने वाले हैं कि ये वाला ऑपरेशन लगा देते हैं, देखो कॉलम सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगा देते हैं, है ना, कॉलम सब्ट्रैक्शन। तो अगर कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओके, ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C1। कोई भी ऑपरेशन लगाओ सब में चलेगा, वैसे तो रो में भी लगा सकते हो, बट कॉलम वाला ऑपरेशन लगा के देखो क्या बन रहा है। तो कॉलम 1 में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है। ln ऑफ a1 की पावर r इंटू a2 की पावर k, ये बैठा है ln ऑफ a4 की पावर r इंटू a5 की पावर k, ये बैठा है ln ऑफ a7 की पावर r इंटू a8 की पावर k। ठीक है, तो ये तो ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं। अगर कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखो कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ध्यान से देखने का, ध्यान से देखो। ये क्या बन गया, कलर बोर्ड, वो हो, ठीक है। नाउ हैव अ लुक गाइस। ओके, तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, लॉग की वो प्रॉपर्टी पता है क्या कि अगर अपन लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई करते हैं तो लॉग ऑफ एक्स बाई वाई हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी अपन यहां पे लगा लेंगे कि भैया इस लॉग में से ये वाला लॉग सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस हो जाएगा, राइट। तो लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस मतलब ये बनेगा लॉग ऑफ a3 की पावर r, है ना, a3 की पावर r इंटू a4 की पावर k अपॉन a2 की पावर r इंटू a3 की पावर k। देखो भाई, चलो ये बन जाएगा, सही बात है। वैसे ही इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी कुछ इसी टाइप का सीन बनाएगा, है ना। a6 की पावर r इंटू a7 की पावर k अपॉन a5 की पावर r इंटू a6 की पावर k, ये बनेगा। अब यार बहुत बड़ा बड़ा ये सारी चीजें लिखने का मेरा मन है नहीं, ठीक है, मन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है इसके अंदर। डायरेक्ट क्या दिख रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है क्या बच्चा लोग, कि a3 बाई a2 कितना हो जाएगा, a3 बाई a2 कॉमन रेशियो के इक्वल हो गया। और कॉमन रेशियो चलो अपन कैपिटल R मान लेते हैं, है ना, क्योंकि स्मॉल r ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो लेट्स कंसीडर द कॉमन रेशियो एज कैपिटल R। तो a3 बाई a2 किसके इक्वल होगा, कॉमन रेशियो के इक्वल हो गया। a4 बाई a3 भी किसके इक्वल होगा, कॉमन रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये चीज क्या लिखी हुई है, ln ऑफ कॉमन रेशियो की पावर r इंटू कॉमन रेशियो की पावर k, क्या ये चीज लिखी है। a3 बाई a2 की होल पावर r है, तो a3 बाई a2 की होल पावर r को अपन कॉमन रेशियो की पावर r, a4 अपॉन a3 वो भी कॉमन रेशियो है ना, जिसको अपन ने कैपिटल R माना है। तो a4 अपॉन a3 की होल पावर k, दैट इज बेसिकली कॉमन रेशियो की पावर k। तो ये जो चीज लिखी है वो
आर की पावर आर इंटू आर की पावर के लिखिए। वही सेम सिलसिला यहां पे भी हो रहा है। देखो यहां पे a6/a5 की होल पावर आर, मतलब इधर भी ऐसा ही बन रहा है। देखो ln ऑफ a6/a5 कैपिटल आर की पावर आर इंटू a7/a6 फिर से वही कॉमन रेशियो प्रदान करेगा ये, और उसकी पावर के। देखो वैसे ही गाइस, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो a9/a8 की पावर आर, देखो a9 की पावर आर अपॉन a8 की पावर आर, तो वो बना देगा कॉमन रेशियो की पावर आर। और वैसे ही देखो a10 की पावर के अपॉन a9 की पावर के, तो मतलब वो कॉमन रेशियो की पावर के। सारे एलिमेंट सेम बन रहे हैं, है ना। ये भी वही चीज लिखी है, a3/a2 मतलब कॉमन रेशियो की पावर आर, a4/a3 कॉमन रेशियो की पावर के। वही चीज कॉलम 2 में भी होने वाली है। हाँ जी, कॉलम 2 में भी वही चीज होने वाली। देखो कॉलम 2 के एलिमेंट्स में से कॉलम 1 के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हुए, तो कॉलम 2 का भी यही सेम हाल बनने वाला है। देखो a2/a1 की पावर r, मतलब ये बन रहा है log ऑफ a2/a1 मतलब कॉमन रेशियो की पावर r, और इधर देखो a3/a2 अगेन कॉमन रेशियो की पावर k। हाँ जी, यहाँ पे देखो a5/a4 की पावर r मतलब कॉमन रेशियो की पावर r, एंड a6/a5 क्या देगा, फिर से कॉमन रेशियो देगा, कॉमन रेशियो की पावर के। वैसे ही इधर देखो ये वाला एलिमेंट a9 की पावर के अपॉन a8 की पावर के, a9/a8 की होल पावर के मतलब कॉमन रेशियो की पावर के, एंड यहां पे देखो a8/a7 की होल पावर r मतलब कॉमन रेशियो की पावर r। तो एज यू कैन क्लियरली सी कि भैया कॉलम 2 एंड कॉलम 1 आर क्लियरली सेम, है ना। कॉलम 2 कॉलम 1 क्या हो गई, सेम हो गई। अगर ये सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, दीज टू कॉलम्स आर सेम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। मतलब आर और के की वैल्यू क्या आई सर, कुछ भी रख दो, यहां पे के और आर की वैल्यू कुछ भी रख दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ आर और के की क्या वैल्यू रखे, क्या कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, क्या नहीं, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू आ रही है। आर और के की कोई भी वैल्यू रख दो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या 0 ही होने वाली है। तो आर आंसर इज ऑप्शन ए। बेसिकली द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आर एंड के। आर और के की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि कॉलम, दो कॉलम ही सेम आ गई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा ही 0 है ना। आर और के की वैल्यू कुछ भी रख लो, यहाँ पे जो पावर आर और के है इसकी वैल्यू कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दो कॉलम सेम आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अभी क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। इफ एस इज द सेट ऑफ, पहुंचेंगे 2021-22 के सवालों पे भी हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट गाइस। If S is the set of the distinct values of B for which the following system of linear equation has no solution, then what is the value for S? ठीक है, हमें B की वो वैल्यूज बतानी है ना। S is what? The set of values of B for which the following system of equation, है ना। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिख रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस ए वाई प्लस जेड बराबर 1 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड बराबर 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो डी 0 होना चाहिए, है ना। पहली कंडीशन तो डी 0 हो, और dx dy dz में से कोई भी एक बंदा नॉन जीरो मिल जाए। dx dy dz, if d is 0 and if any one of dx dy dz is non-zero, then we say that system of equation has no solution। ठीक है, तो d को हमने किया 0, तो d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1 1 1। d is the determinant found by the coefficient of x y z, राइट। तो d की वैल्यू 1 1 1 1 a1 a b1, इसको हम कर रहे हैं इक्वेट 0 से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 1 a, कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड कॉलम में 1 ab, कोफिशिएंट ऑफ z थर्ड कॉलम में 1 1 1। सो दिस इज डिटर्मिनेंट d, इसको हमने किया इक्वेट 0 से। तो एक्सपैंड कर दो यहाँ पे डायरेक्टली, तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा आएगा। देखो a माइनस बी
माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ए, ठीक है, वन माइनस ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए स्क्वायर, है ना, प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू इज 0। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया, ये मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग, तो ये मिल रहा है ए प्लस वन, ए माइनस वन प्लस ए माइनस वन प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को उस साइड लेके गए तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a है, वो माइनस 2 है, तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a माइनस वन का होल स्क्वायर। a माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब यहां से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। आर वी क्लियर? तो d को हमने इक्वेट किया 0 से, a की वैल्यू 1 मिल गई। d को इक्वेट किया 0 से, a की वैल्यू 1 मिल गई। अब a की वैल्यू 1 रखेंगे यहां पे, तो इक्वेशंस क्या बन गए बच्चा लोग? यही इक्वेशन बन गई अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 एंड x प्लस बी वाई प्लस जेड बराबर 0। ये तीन इक्वेशन हमें मिल रही है, जिसके अंदर पहली दो इक्वेशन तो ओवरलैपिंग प्लेन्स हो गए, पहली दोनों इक्वेशन तो सेम ही बन गई, ओवरलैपिंग प्लेन्स हो गए। अब थर्ड इक्वेशन से देखो, थर्ड इक्वेशन में b बैठा है, b की वैल्यू ऐसी क्या रखूं मैं कि कोई सॉल्यूशन ना मिले? ऐसी क्या b की वैल्यू रखा जाए कि यहां पे कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। तो इधर से आपको आइडिया लग गया होगा कि सर b को अगर 1 रख देंगे ना तो ये पैरेलल प्लेन्स बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बट इक्वल टू क्या? 0। तो द planes x plus y plus z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to 1, these two planes are parallel, ठीक है। So for b is equal to 1, the equation of plane is x plus y plus z बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, which is parallel to, ये किसके पैरेलल है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 के पैरेलल है। हाँ जी, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हो गए, पैरेलल प्लेन्स हो गए तो सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, ठीक है। तो b बराबर 1 पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, b बराबर 1 पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं, d को इक्वेट किया 0 से, a की वैल्यू 1 आ गई। फिर ऑब्जर्वेशन से ही अपन ने बोल दिया कि भैया जब b 1 हो जाएगा तब अपने को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अ सिंगलटन वैल्यू ऑफ b है ना, ये पूछा है, द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ b। कितनी वैल्यूज मिल रही है b की? ऐसी एक ही वैल्यू ऐसी b की मिल रही है जिसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले, ओके। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर आपने dx dy dz तो चेक किया ही नहीं, कि सर dx चेक करते हैं, dy चेक करते हैं, dz चेक करते हैं, उसमें से कोई एक नॉन जीरो भी मिलना चाहिए। बट बच्चा लोग, अगर इसके अंदर आप dx dy dz चेक करोगे ना, सब जीरो मिलेंगे। d तो जीरो मिल ही गया a बराबर 1 पे, d तो जीरो मिल ही गया, और अगर आप यहां पे dx dy dz भी चेक करोगे वो सब जीरो मिलने वाला है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट है इस क्वेश्चन के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा बात है, कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट इस सवाल पे, कि क्या है कि dx dy dz आर ऑल्सो जीरो, dy dz आर ऑल्सो जीरो फॉर a बराबर 1। a बराबर 1 पे d तो जीरो आया, आप dx भी चेक कर लो, dx क्या हो जाएगा कि इसकी जगह पे 1 1 0 रख दोगे, 1 1 0, तो ये भी जीरो आएगा, आप चेक करके देख लेना। a बराबर 1 पे dx dy dz सब जीरो आएंगे। फिर भी इसके नो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? पैरेलल प्लेन वाला केस, क्योंकि यही एक एक्सेप्शन है ना एक तरीके से, कि d dx dy dz सब जीरो है, फिर भी नो सॉल्यूशन है पैरेलल प्लेन्स वाले केस में, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ओके। क्लियर है, सिंपल है। चलिए, if the system of linear equation x plus ky plus 3z is equal to 0, 3x plus ky minus 2z is equal to 0, 2x plus 4y minus 3z is equal to 0 has a non-zero solution x y z, then what is the value for xz upon y square, है ना। इसका कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ये क्या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? पहले इक्वेशन देखते ही ये पहचान लेना कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है।
तो ये तो देखो ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है ना, होमोजीनियस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी जीरो, कांस्टेंट टर्म इधर भी जीरो, कांस्टेंट टर्म इधर भी जीरो, तीनों में कांस्टेंट टर्म जीरो है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, बेसिकली आपको बोल रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। याद करो पिछली क्लास कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी प्राप्त हो रहे हैं तो वो तभी हो सकते हैं जब d बराबर जीरो हो, है ना। d बराबर जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाता है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसके अंदर वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। होमोजीनियस के अंदर सिर्फ दो ही केसेस आते हैं, पहला केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरा केस यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं आता होमोजीनियस इक्वेशन में, क्योंकि 0,0,0 तो हमेशा ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो नो सॉल्यूशन का होमोजीनियस में केस ही नहीं आता। तो होमोजीनियस में सिर्फ दो केसेस आते हैं, कौन कौन से? पहला इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कि मिलेगा d बराबर जीरो पे, और अगर d नॉन जीरो हुआ तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ट्रिवियल मतलब जीरो। तो अगर यहां पे कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर, पिछला लेक्चर देख लेना, उसके बाद में ये अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अपने को चाहिए, तो d बराबर जीरो, d किसके इक्वल हो गया? d हो जाएगा कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट 1k3, 1k3, ठीक है, एंड 3k-2, 3k-2, एंड 2 4-3, राइट, 2 4-3। इसको हम कर देंगे इक्वेट जीरो से, ठीक है। इसको जीरो से इक्वेट किया, एक्सपेंड कर दिया अबाउट द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अबाउट डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, तो इधर ये बनेगा बच्चा लोग, देखो जरा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई -3k+8, है ना। 1 मल्टीप्लाइड बाई -3k माइनस ऑफ दिस थिंग, है ना, तो -3k+8 माइनस के मल्टीप्लाइड बाई -9+4, ठीक है, -9+4, सही बात है। 3 इंटू -3 -9, माइनस ऑफ -4 दैट विल बिकम +4, +3 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 12 - 2k, ठीक है, 12 - 2k, इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया, इक्वेट किया जीरो से, यहां से कुछ ना कुछ k की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है यहाँ पे? -3k+8 प्लस, यहाँ पे देखो -5 बन रहा है ना, -5 इंटू -k दैट विल बी +5k, और इधर देखो जरा, है ना, 36 - 6k इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। -6k -3k -9k +5k ऐड होगा तो ये 4k बन जाएगा, जिसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। 36 + 8 44 बन जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई, है ना। इतनी बातें क्लियर? तो k की वैल्यू 11 आ गई, k की वैल्यू 11 आ गई, बट हमें k की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है? xz/y² की वैल्यू बतानी है, xz/y² की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली अपने को इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखना इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस ky मतलब 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगी? 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बस काफी है, तीसरी इक्वेशन को मत लो भले, दो इक्वेशन बहुत है, या फिर पहली और तीसरी को ले लो, दो इक्वेशन बहुत है। अब यहां पे क्या करो कि जैसे y की वैल्यू लैम्डा कंसिडर कर लो, है ना, y की वैल्यू लैम्डा कंसिडर कर लो, या फिर x की वैल्यू लैम्डा कंसिडर करो, एज यू विश, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू लैम्डा, लेट y इज इक्वल टू लैम्डा। तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चा लोग? अगर y की जगह लैम्डा कंसिडर कर रहे हो तो y की वैल्यू अपन लैम्डा मान रहे हैं, x को एलिमिनेट कर दो। तो x को एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से, और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो 3x कट जाएगा, और यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा 33 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा, ठीक है, 33 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा, और z की जगह देखो
3 3 ज़ा 9z प्लस 2z है ना, प्लस 9z प्लस 2z इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन मिलेगी। ओके, y की जगह पे लेमडा लिखा, y की जगह पे अपन ने लेमडा लिख दिया और x को एलिमिनेट कर दिया ताकि z की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ लेमडा, है ना, z की वैल्यू आ जाए। बेसिकली y को लेमडा कंसिडर किया है और x और z की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं लेमडा के टर्म्स में, जिससे कि xz अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। ओके, तो यहां पे बन रहा है देखो 33 लेमडा माइनस 11 लेमडा। ओके, 9z प्लस 2z, तो 9z प्लस 2z 11z बन गया, ठीक है। और 33 लेमडा माइनस 11 लेमडा विल बी इक्वल टू 22 लेमडा, ठीक है, प्लस 11z इज इक्वल टू 0। तो बचा लोग इधर से z की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, -2 लेमडा के इक्वल। दिस इज द वैल्यू फॉर z इज इक्वल टू -2 लेमडा। अब z की वैल्यू -2 लेमडा किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में z की जगह -2 लेमडा पुट किया तो x प्लस 11 लेमडा, क्योंकि y की जगह पे तो लेमडा रखा था, तो x प्लस 11 लेमडा एंड z की जगह पे -2 लेमडा पुट करोगे तो यहाँ पे -6 लेमडा बन गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। z की जगह -2 लेमडा पुट कर दे, ये बनेगा। तो 11 माइनस 6 दैट इज 5, तो x की वैल्यू आ गई -5 लेमडा, x बराबर -5 लेमडा। अब अपना आंसर आ गया। देखो y को हमने लेमडा माना था, y को हमने लेमडा माना था, x की वैल्यू आ गई -5 लेमडा, z की वैल्यू आ गई -2 लेमडा, ठीक है। तो y को अपन ने कुछ मान लिया और x और z की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y और पुट कर दो यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, x इंटू जेड, x की वैल्यू -5 लेमडा, z की वैल्यू -2 लेमडा अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो लेमडा स्क्वायर कट गया ऊपर नीचे और आंसर कितना आ जाएगा, +10। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन ए। देख लो जरा, सिंपल है गाइस, वेरी वेरी सिंपल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चा लोग, लेट्स मूव अहेड। तो ये वाला क्वेश्चन देखो AIEEE 2009 में पूछा गया सवाल, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचोगे इतना पुराना सवाल क्यों लिया है, और AIEEE क्या होता है, जेई मेंस से पुराने टाइम का, है ना। पहले जेई मेंस हुआ करता था, है ना, पहले जेई मेंस की जगह AIEEE हुआ करता था बेसिकली। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्यारा सवाल है ये। Let ABC be such that B times A plus C is not equal to 0 if the value of this determinant plus this determinant is equal to 0। इन दोनों डिटर्मिनेंट का सम कैसा है, 0 है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है कि n कैसा आएगा, एक ऑड इंटीजर आएगा, एक इंटीजर एनी इंटीजर आएगा, 0 आएगा कि एनी वन इंटीजर, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं थोड़े चेंजेस कर रहा हूं, मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट को ना इसके जैसा दिखता हुआ बनाना चाहता हूं मैं, कि इसके जैसा दिखे। कि यहां पे क्या हो रहा है ना, कि देखो ये जो सेकंड कॉलम में है वो यहाँ पे फर्स्ट रो में है, तो कुछ कुछ चीजें तो ऑब्जर्वेशन से अपने को पता चलेगी कि सबसे पहले तो रो एंड कॉलम चेंज करना है, कि जैसे ये जो सेकंड कॉलम में है वो यहाँ पे फर्स्ट रो में बैठा है ना, जो यहाँ पे थर्ड कॉलम में है वो यहाँ पे सेकंड रो में चीजें बैठी है, ठीक है। तो इस वाले डिटर्मिनेंट को अपने को ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले रो कॉलम चेंज किया, तो मतलब बेसिकली ट्रांसपोज लिया। और आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट a माइनस बी सी, जो मतलब फर्स्ट कॉलम में है वो फर्स्ट रो में आ जाएगा, a माइनस बी सी, ठीक है। जो सेकेंड कॉलम में है वो सेकेंड रो में आ जाएगा, a+1 b+1 एंड c-1। जो थर्ड कॉलम में है वही चीजें थर्ड रो में बैठी होगी, a-1 b-1 c+1। तो यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। रो कॉलम को चेंज कर दो, रो को कॉलम में बदल दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे चेंज नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहां पे देखो a+1 b+1 c-1 ये जो है वो फर्स्ट रो में बैठा है, तो फर्स्ट रो में बैठा है तो अपन क्या क्या चेंजेस करेंगे, रो चेंजेस कर रहे हैं, कि सेकेंड रो फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया। और ये वाला जो है वो सेकंड रो में बैठा है, तो फिर मैं सेकंड रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करने वाला हूं। तो बेसिकली दो इंटरचेंजेस अपन ने किए हैं, कौन कौन से, कि R2 एंड R1 को इंटरचेंज किया, रो 1 रो 2 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, देन
देन R2 एंड R3 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, R2 एंड R3 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। तो दो बार अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, क्या बन जाएगा देखो, फर्स्ट रो के अंदर आ गया A+1 B+1 C-1, ये फर्स्ट रो के अंदर आ गया। सेकेंड रो के अंदर ये पहुंच जाएगा फाइनली A-1 B-1 C+1, और थर्ड रो के अंदर A-BC, है ना, जो फर्स्ट रो है वो फाइनली थर्ड रो में पहुंच गई। देखो पहले रो टू रो 1 इंटरचेंज किया, फिर रो टू रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट ये बन गया। अब ये वाला डिटर्मिनेंट प्लस ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के कैसे नेगेटिव है। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो पहली दो रोज तो एज इट इज है, पहली दो रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब जो थर्ड रो होगी ना वो एक दूसरे की नेगेटिव होनी चाहिए, है ना, तभी तो इन दोनों का सम 0 आ जाएगा, तभी तो ये दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। सो बेसिकली थर्ड रो इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर। थर्ड रो अगर नेगेटिव है एक दूसरे की, तो यहां पे A है तो यहां पे -A बैठा होना चाहिए, यहां पे -B है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो -A के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। यहां पे -B है तो इधर +B बैठा होना चाहिए, और यहां पे +C है तो यहां पे -C बैठा होना चाहिए, तब जाके ये दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे और इनका सम 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो देखो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू -A हो तो मतलब n+2 एक ऑड नंबर मिलना चाहिए ना। इधर से ये बात समझ में आ रही है कि जो n+2 है वो ऑड नंबर हो, और n+2 तब ऑड नंबर होगा जब n ऑड नंबर हो, है ना। तो देखो जब n ऑड नंबर लोगे तो ये n+1 एक इवन नंबर बन जाएगा, और -1 की पावर a1 इंटू बी प्लस बी बन जाएगा। यहां पे देखो अगर n की वैल्यू ऑड नंबर ले रहे हो तो ये -C बन जाएगा। तो मामला सेट है, n इज इक्वल टू ऑड नंबर पे, तो n की वैल्यू कोई भी एक ऑड इंटीजर हो सकती है। ओके, सो दिस इज 0 फॉर एनी ऑड इंटीजर। सिंपल, क्लियर। चलिए अब ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया सवाल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ओके बच्चा लोग, तो इधर क्या किया गया कि सबसे पहले अगर आप कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड कर रहे हो तो क्या होगा। देखो कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड करोगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट सेम बन जाएंगे ना। तो मतलब ये अपना पास एफ एक्स बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स ऐड होगा 1 बन जाएगा, 1 में 1 ऐड होगा 2 बन जाएगा, फिर cos 2x ऐड होगा तो ये 2 प्लस cos 2x बन जाएगा। देखो जरा, वैसे यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स ऐड होगा 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और cos 2x भी ऐड हो रहा है तो ये भी 2 प्लस cos 2x। और इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहां पे 1 बन गया, और ये 1 प्लस साइन 2x बन रहा है, ठीक है, 1 प्लस साइन 2x। ओके, तो ऐसा सेम तो नहीं बन रहा है, मतलब ये बात समझ में आई कि कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है ना, इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर अपन किसी और दूसरे तरीके से चलते हैं, ठीक है। बट ये ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि इसी टाइप का कई बार क्वेश्चन आए हैं जिसके अंदर अपन रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट ऐड करते हैं तो एक रो या कॉलम में सेम चीजें बन जाए, तो वो यहां पे नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फिर जीरोस क्रिएट किए जाए। जीरोस क्रिएट करने के लिए क्या करोगे कि रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स में से 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे -1 बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, कॉस 2x में से कॉस 2x सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। रो 1 में से रो 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस स्क्वायर गया तो 0, और यहाँ पे कॉस 2x माइनस साइन 2x बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे बैठा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x। करेक्ट बच्चा लोग, ऐसा कुछ बन रहा है ना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x यहाँ पे बैठा है, और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। थोड़ा और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए कि कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर दो। अगर कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 ऐड करेंगे तो 1 -1 में 1 ऐड होगा 0 बन जाएगा, 1 में 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स ऐड होगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर से इधर तक अपन ने क्या ऑपरेशन लगाया है, इधर से इधर तक लगाया है R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1।
R2 माइनस R3, ठीक है। तो रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट किया, रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। क्लियर इतनी बात है। अब इसके आगे अपन क्या कर रहे हैं कि कॉलम 1 में C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। कॉलम 1 में जब कॉलम 2 ऐड करोगे तो fx अपने पास बन जाएगा -1 में 1 ऐड हुआ 0, 1 में 0 ऐड होगा 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स ऐड होगा तो यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है। और ये 1 0 है ना, कॉलम 1 में ही चेंजेस आए, कॉलम 2 तो एज इट इज है, कॉलम 2 एज इट इज, ठीक है। कॉलम 3 भी एज इट इज है, cos 2x माइनस साइन 2x और यहाँ पे साइन 2x। अब इसको सिंपली एक्सपेंड कर दो बच्चा लोग, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अबाउट है ना, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंशन क्या बनेगा इसका, -1 टाइम्स साइन 2x माइनस दिस, ठीक है। तो साइन 2x माइनस cos 2x प्लस साइन 2x है ना, cos 2x प्लस साइन 2x, ठीक है। तो साइन 2x प्लस साइन 2x 2 साइन 2x बन जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके दिस इज cos 2x माइनस 2 साइन 2x, करेक्ट, ऐसा कुछ बन रहा है। तो दिस इज आर fx। अब इसकी अपन मैक्सिमम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √(a² प्लस b², है ना। तो √(1² प्लस -2² मतलब √5 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, √5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है। देखो अगर कभी भी ऐसा लिखा हो ना कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √(a² प्लस b² होती है। यहां पे देखो थीटा सेम है, 2x है, तो 1 cos 2x माइनस 2 साइन 2x है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 विच इज √5। तो √5 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, सिंपल, ओके। फिर देखो ये भी जेईई मेंस 2021 का पूछा गया। जेईई मेंस में बहुत सारे 2021 22 में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और सारे के सारे बहुत इजी है ना, सिर्फ प्योर डिटरमिनेंट के ऊपर। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो सबसे पहले d 0 होना चाहिए, ठीक है। d क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x y z से बना डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे k11, यहाँ पे देखो 1k1, यहाँ पे देखो 1 1k। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप लोग 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। एक्सपेंड कर दो इसको डायरेक्टली, तो इसको एक्सपेंड किया तो यहां पे बनेगा k टाइम्स k² -1 टाइम देखो k टाइम्स k² -1 टाइम्स k -1, ठीक है, -1 टाइम्स k -1 प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस के, ठीक है। सो इसको इक्वेट किया गया 0 से, है ना बच्चा लोग, ओके। तो यहां पे क्या किया जाएगा कि k -1 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, k -1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहां से भी k -1 कॉमन चला जाएगा, इधर से भी k -1 कॉमन चला जाएगा, इधर से भी k -1 को अपन कॉमन ले सकते हैं। तो आप चाहो तो यहां से k -1 को कॉमन निकाल लो, ओके। तो ये बनेगा k -1 टाइम्स, इधर बच जाएगा k इंटू k प्लस 1, इधर से k -1 कॉमन गया तो इसकी जगह -1 बच जाएगा, ओके। या फिर ये डायरेक्टली ही 0 हो गया ना, ये तो डायरेक्टली कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस ऑफ k -1, अच्छा ये भी माइनस ऑफ k -1 ही बन रहा है, क्या डायरेक्टली नहीं कैंसिल आउट हो रहा है बच्चा लोग, डायरेक्टली नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। बेसिकली ये बन रहा है k इंटू k² -1, ये माइनस k -1, इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो -2 टाइम्स k -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है बेसिकली। अब इसमें से k -1 का फैक्टर कॉमन ले लो, तो k -1 का फैक्टर अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे k बचेगा इंटू k प्लस 1 -2, ठीक है, ये बच गया इज इक्वल टू 0, ओके। तो k -1 टाइम्स ये बन रहा है k² प्लस k -2 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर्स बन गए विच इज k -1 इंटू k² प्लस k -2 के दो फैक्टर्स बन जाएंगे k प्लस 2 इंटू k -1, k प्लस 2 इंटू k -1 इज इक्वल टू अपन 0 से इक्वेट किया तो k की वैल्यू आ रही है 1 एंड -2, ओके। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है,
k इज इक्वल टू 1 एंड -2 पे d तो 0 हो गया, बट अपने को क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए। तो देखो dx कितना है बच्चा लोग, dx कितना है, dx हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x को k11 को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1k स्क्वायर, दीज आर दी कांस्टेंट टर्म। तो 1k स्क्वायर, ओके। कोफिशिएंट ऑफ x को इससे रिप्लेस कर दिया। सेकंड कॉलम क्या है, 1k1, थर्ड कॉलम क्या है, 1k। अब अपने को मांगता है कि भैया dx भी जीरो हो, dy भी जीरो हो, dz भी जीरो हो। तो dx मैंने चालू किया कैलकुलेट करना, एक बार dx की वैल्यू कैलकुलेट करते, फिर dy dz को भी हम लोग जीरो के इक्वेट करेंगे, ओके। या फिर डायरेक्टली देख लो कि भैया k बराबर 1 पे तो dx जीरो चला जाएगा। हाँ, k बराबर 1 पे दिख रहा है dx जीरो हो गया। k बराबर -2 पे क्या dx जीरो आ रहा है क्या, k बराबर -2 पे, है ना, एट k इज इक्वल टू -2, देखो 1 1 1, k की जगह -2 रखा तो -2 1, और ये बन जाएगा 4 1 -2। क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रही कि नॉन जीरो आ रही, k बराबर -2 पे? एक्सपेंड कर देते हैं इसको डायरेक्टली, या फिर जीरोस क्रिएट करना है, जीरोस क्रिएट कर दो कि कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया, कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जीरो बन जाएगा, -2 से -2 सब्ट्रैक्ट होकर जीरो बन जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 बन जाएगा। कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट, कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये जीरो बन गया, -2 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 बन जाएगा, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया तो +3, 1 1 -2। तो इसके अबाउट एक्सपेंड करोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 9 मतलब 9 आ रहा है। यस, k बराबर -2 पे dx नॉन जीरो मिल गया, k बराबर -2 पे dx नॉन जीरो मिल गया, तो अपना आंसर हो जाएगा -2, कि k इज इक्वल टू -2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तरीका हो गया थोड़ा शॉर्ट में करने का। नहीं तो आप dx k के टर्म्स में कैलकुलेट करते, फिर देखते कि भैया कौन सी वैल्यू पे k पे है ना। तो k की दो वैल्यू आई है 1 एंड -2, 1 पे तो साफ साफ दिख ही रहा था कि dx जीरो आ रहा है, k इज इक्वल टू -2 पुट किया, चेक कर लिया, k इज इक्वल टू -2 पे dx नॉन जीरो आ रहा है ना। k इज इक्वल टू 1 पे तो dx जीरो आ रहा है, k इज इक्वल टू -2 पे dx नॉन जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए k इज इक्वल टू -2 विल बी दी आंसर, है ना। d जीरो हो, dx नॉन जीरो हो, नो सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, दिखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है बट है उतना ही इजी। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। where ABC belongs to real number and A and B are not equal to 0. If the system of equation in UVW given by alpha U plus beta V plus gamma W is equal to 0, है ना। तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, कौन कौन सी, पहली मैं लिख रहा हूं अल्फा U, ठीक है, अल्फा U प्लस बीटा V प्लस गामा W इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है बीटा U प्लस गामा V plus alpha W is equal to 0, and the third equation is gamma U plus alpha V plus beta W is equal to 0. इन तीनों इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इक्वेशन किसके टर्म्स में है, UVW, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, UVW, ठीक है। तो UVW के टर्म्स में मतलब यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तब होंगे जब इसका D जीरो होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल रखा है तो इट इंप्लाइज कि D शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे बच्चा लोग, D की वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ UVW, तो कोफिशिएंट ऑफ U कितना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। कोफिशिएंट ऑफ V कितना है, बीटा गामा अल्फा, ठीक है, बीटा गामा अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ W गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमने देखा है डिटरमिनेंट, एक साइक्लिक ऑर्डर में जब लिखा होता है ना ABC BCA CAB, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, याद है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट ऑफ ABC BCA CAB, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C इंटू नेगेटिव ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, है ना। या फिर अपन बोले कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है
3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, है ना, इसके इक्वल होती है। तो अगर ये जीरो दे रखा है तो ये जीरो तभी होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तभी जीरो होगा जब या तो ए बराबर बी बराबर सी हो या फिर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो। तो मतलब यहां से दो चीजें आती है, या तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो, जीरो हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो होना चाहिए, या फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होना चाहिए, तभी ये जीरो रहता है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद है, और मैंने रटवाया था ये वैल्यू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू गाइस। ओके, तो इधर से दो पॉसिबिलिटी यहां पे मिली है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, यहाँ के सम ऑफ रूट्स हो गए, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ए, दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो आएगा, बट यहाँ पे दे रखा है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो, तो ये वाला केस तो नहीं होगा फिर, है ना। ए जीरो तो अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए इज नॉन जीरो, तो मतलब यही वाला केस हो रहा होगा, अल्फा बीटा गामा सब इक्वल आ रहे होंगे। अगर अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है और अपने को वैल्यू किसकी पूछी है, ए स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ए क्या होगा, देखो बच्चा लोग, माइनस ए विच इज द सम ऑफ द रूट्स, है ना, माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, विच इज बेसिकली 3 अल्फा, है ना। अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल है तो इसको अपन ने 3 अल्फा मान लिया, तो यहां से ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस 3 अल्फा। ओके, और बी क्या होगा बच्चा लोग, है ना, b upon 1 is sum of roots taken 2 at a time. This is theory of equation कि माइनस b upon a, है ना, sum of roots c upon a, that will be sum of roots taken 2 upon, है ना, sum of the roots taken 2 at a time। तो b upon 1 की वैल्यू आ रही है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज द वैल्यू ऑफ b upon 1, मतलब ये अपने पास b की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो सब सेम है, तो बीटा की जगह पे भी अल्फा रख दो, तो मतलब ये बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बन रहा है ना। तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, b इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ गई, है ना। बेसिकली क्या बन रहा है, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी अल्फा स्क्वायर हो गया, पूरा अल्फा के टर्म्स में लिख दो तो b इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। हमें वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन बी है 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। तो ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 3, दैट इज आवर राइट आंसर विच इज ऑप्शन बी। ओके, तो अगर ये डिटर्मिनेंट याद है, ये जो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है ना, एबीसी बीसीए सीएबी, अगर ये डिटर्मिनेंट याद है और नहीं याद तो एक बार लेक्चर फिर से देखो और इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। ओके ओके गाइज, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो क्रैमर्स रूल से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जेईई मेंस में हर बार आता है क्रैमर्स रूल से सवाल, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इजी टॉपिक भी है, एंड वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। एक भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है इस टॉपिक से तो वो हमसे होना चाहिए, क्योंकि फ्री के नंबर देके जा रहा है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, बस कुछ कंडीशंस ध्यान में रखनी है, उसके बाद में तो इस टॉपिक में, है ना, मचा देंगे अपन लोग। ओके तो चलो, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो d की वैल्यू 0 आ रही होगी। d क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x y z विच इज 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 एंड म्यू 2 एंड 3, ये आ गया d, ठीक है। 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 एंड म्यू 2 3, दिस इज डी, और इसको अपन लोग करने वाले हैं इक्वेट 0 से, ठीक है। तो चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे 4 टाइम्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 6 माइनस म्यू, राइट, है ना, माइनस लैम्डा टाइम्स 6 माइनस म्यू, वही लिखा है यहाँ पे, ओके, प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस म्यू, राइट, तो 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पे ये बन रहा है -5 इंटू 4 विच इज -20, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -6 लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू म्यू, है ना, 2 इंटू 4 दैट विल बी +8, 2 इंटू म्यू दैट विल बी 2 म्यू इज इक्वल टू 0। देखो कुछ कंबाइन हो रहा है क्या, -20 एंड +8 को कंबाइन करके -12 यहाँ पे लिख दिया, तो -12 और उसके बाद में ये -6 लैम्डा
प्लस लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन बन गई है। ओके, हमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू पे कमेंट करना है। अब एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, लैम्डा एंड म्यू, एक तीर दो शिकार। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है कि देखो एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल के बारे में कमेंट करना है, ऑप्शन का सहारा ले लो। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि जब म्यू की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऐसा ऑप्शन ए ने बोला है। देखते जरा कि अगर म्यू की वैल्यू 6 रखता हूं मैं, है ना, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो म्यू बराबर 6 पे देखते क्या बन रहा है। तो ये बन जाएगा -12 -6 लैम्डा। म्यू की जगह पे 6 रखूंगा तो क्या ये भी 6 लैम्डा बन जाएगा? हाँ जी बच्चा लोग, तो ये +6 लैम्डा बन गया प्लस 2 म्यू, 2 इंटू म्यू, म्यू की जगह 6 रख रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये 0 बन रहा है क्या? हाँ जी, तो देखो -6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, -12 प्लस 12 ये भी गया, तो यस 0 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। मतलब म्यू बराबर 6 पे ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो म्यू बराबर 6 ले लो, लैम्डा फर्क ही नहीं पड़ रहा लैम्डा क्या वैल्यू दे रहा है ना, क्योंकि म्यू की वैल्यू जैसे ही 6 रखी, इक्वेशन ये 0 बन गई, 0 इज इक्वल टू 0। तो म्यू इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर, सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्लास रही है, इतने सारे अमेजिंग क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो पास्ट ईयर के अगर आप सवाल देखो तो डिटर्मिनेंट बहुत स्कोरिंग और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, तो आप खुद से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, है ना। जेईई मेंस 2021 के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैं लेके आ गया, बाकी और अलग टाइप के सारे क्वेश्चन आपको इसी रेंज में मिलने वाले हैं, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, तो वो आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में PYQ ज़रूर लगाए। और आई होप, और मुझे पता भी है कि आप में से कई बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में, इसलिए मैं आपके लिए ये सेशंस लेके आता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में मज़ा आता हो तो तुम IITian हो, अगर मज़ा आ रहा है PYQ करने में, क्वेश्चंस लगाने में मैथमेटिक्स के, तो तुम ऑलरेडी IITian हो, तुम्हारा सिलेक्शन ठीक है अभी से ही डिसाइड हो चुका है, अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। क्योंकि देखो जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है ना, तो अपना आप वो काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, अपने आप कंसंट्रेशन बन जाता है, अपने आप इंप्रूव करते चले जाते हो, बस हल्का सा डिसिप्लिन ऐड करने की जरूरत तो पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पता चला इंटरेस्ट बहुत है बट डिसिप्लिन अपन जीवन में बिल्कुल भी नहीं है, तो उस इंटरेस्ट का क्या कर लोगे, है ना। तो डिसिप्लिन ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चाहिए होता है। डिसिप्लिन मतलब कि अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, ये प्रायोरिटी अपनी सेट करो। कि मुझे पता है कि आपको चलो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आता होगा, मज़ा आता होगा जब आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते हो, नए नए सवाल देखते हो, तब उस टाइम पे मज़ा भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। बट अगर आप उसको प्रायोरिटी ना लेके, आपकी प्रायोरिटी अगर कुछ और बन रखा है ना, तो वो फिर गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो अपनी प्रायोरिटी है वो अभी स्टडीज़ है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है और इस समय में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, इस समय को अपन अपना बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। अभी तक का लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, आगे 3-4 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अगर कोई है तो वो ये है। आगे तुम अफोर्ड कर सकते हो टाइम वेस्ट करना। कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया, 1 महीने 2 महीने सिर्फ बैठ के टीवी सीरीज देखी, मूवीज देखी, अफोर्ड कर सकते हो। कोई करियर पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर तुमने 1-2 महीने कॉलेज में जाके चिल मारा, 2 महीने ट्रिप पे चले गए कहीं पे घूमने के लिए, यस यू कैन अफोर्ड इट, कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे टाइम होगा। वो टाइम ही वही है कि कॉलेज के टाइम पे ट्रिप्स मारो, दुनिया घूमो, एटलीस्ट इंडिया घूमो। ये तो मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हो तो घूमो, ट्रेवल अ लॉट ड्यूरिंग कॉलेज। बट क्या अभी घूमने जा सकते हो? क्या अभी 1 महीने के लिए घूमने चले जाओगे? करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसके ऊपर, कॉलेज चेंज हो जाएगी, है ना। जिस कॉलेज में जा सकते थे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट इज़ वाई अभी आगे आने वाले 1-2 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये है। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपन इसको सीरियसली लेंगे, सीरियसली अपन पढ़ाई करेंगे, साथ के साथ टेंशन नहीं लेंगे, है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, है ना। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबको ज़रूरत पड़ती ही है, तो अपने आप को डेली मोटिवेटेड रखो। जब भी आपको लग रहा हो कि यार आज मन नहीं कर रहा, आज फील नहीं कर रहा, मोटिवेटेड रहो। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, है ना। तो मोटिवेटेड ज़रूर रहो जीवन में डेली ही, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। और जब आप पढ़ रहे हो, जब आपके सामने एक सवाल आ रहा है, तो सवाल को आप क्यूरियोसिटी की नज़रों से देखो।
अगर कोई सवाल नहीं हो पा रहा है तो उसको क्यूरियोसिटी की नज़रों से देखो एक बार, ठीक है। जब क्यूरियोसिटी की जब नज़रों से देख के उस सवाल को अटेम्प्ट करोगे तो नहीं भी होगा तो भी अच्छा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, फिर सवाल नहीं होगा तो फिर अपन सोचेंगे कि फिर कैसे होगा ये सवाल, कैसे फिगर आउट कैसे करें, फिर आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, है ना। और फिर पढ़ते पढ़ते समय कैसे बीत जाएगा, 2-2 4-4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही चीज़ है कि जब अपन किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ कर रहे होते हैं ना, तो एनर्जी ड्रेन नहीं होती उसके अंदर। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली तो थक जाओगे, नहीं थकोगे उसके बाद भी। जब अपन इंटरेस्ट के साथ मूवीज देख रहे होते हैं तो मूवी देखने के बाद में थक जाते हैं क्या? नहीं थकते। जब इंटरेस्ट से अपन कोई गेम खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेलने चले गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, मजा आ रहा है एकदम, तो वापस तो आप 3-4 घंटे क्रिकेट खेल के भी आ जाओगे ना, ठीक है, पता है पूरी बॉडी दर्द करने लग जाएगी उसके बाद में, बट फिर भी एनर्जी तो रहेगी अंदर, है ना। तो जब आप किसी काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हो तो एनर्जी ड्रेन नहीं होता है इतना ज़्यादा। और वही आप बिना इंटरेस्ट के साथ करोगे तो कंसंट्रेशन आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कंसंट्रेशन, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए सर, तो कंसंट्रेशन इज अ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, कंसंट्रेशन बनता चला जाएगा, है ना। पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए, इंटरेस्ट लो, पढ़ाई में क्वेश्चन में इंटरेस्ट लो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो अपने अंदर। जब आप एक सवाल को देखते हो तो एक क्यूरियोसिटी की नज़रों से देखो कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ, 2-3 बार मैं ट्राई करता हूँ, कैसे करूँगा। डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, वो क्यूरियोसिटी खत्म है फिर आपकी, है ना। तो 2-3 बार खुद से ट्राई किया, देखा कैसे सवाल होने वाला ही है। ओके, तो बस इन सब बातों को ध्यान में रखो। मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन में। तो अगले सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम इस तरीके से पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस की टेंशन मत लेना, कई बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि सर सिलेबस आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, तो उसकी टेंशन मत लो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सिलेबस में कितना आगे हो या कितना पीछे हो, फर्क इससे पड़ता है कि आपने क्वेश्चंस कितने लगाए हैं। हो सकता है आपने कई सारे चैप्टर्स निपटा दिए हो, आपने पूरा डिटर्मिनेंट्स खत्म कर दिया और रिलेशन फंक्शन, बहुत सारे चैप्टर्स, आप 4 चैप्टर आगे चल रहे हो भले, पर चैप्टर निपटाने से नहीं होगा ना, क्वेश्चन भी करने से होगा। चैप्टर तो निपट ही जाएंगे सारे के सारे, जेई के एग्जाम तक आप सारे चैप्टर निपटा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी निपटा लेते हैं। जो भी सीरियसली तैयारी कर रहा है चैप्टर सारे निपटा लेता है। बट सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होता है कि आपने एक चैप्टर किया, उसके ऊपर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कितने सारे पीवाईक्यू लगाए हैं, और पीवाईक्यू लगाए तो उससे आपने क्या सीखा है। आज का जो पीवाईक्यू सेशन था उससे आपने क्या सीखा है, आपने ये जरूर सीखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, ग्रामर्स रूल के कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सारे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि नोट से डायरेक्ट एज इट इज आ जाते हैं, और अगर हमें उनकी वैल्यूज याद हो तो हम एग्जाम में अपना बहुत सारा समय बचा लेंगे। क्योंकि वही देखो, 2-3 सवालों पे बहुत फर्क पड़ जाता है। 2-3 सवाल आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिया या कम अटेम्प्ट कर लिया, उसके अंदर रैंक का फर्क पड़ जाएगा ठीक ठाक, ठीक है। तो ऐसे में टाइम बचाया, और टाइम कैसे बचाया कि नोट्स तो एटलीस्ट हमें बहुत अच्छे से आते हो, पीवाईक्यू हमने बहुत अच्छे से लगा रखे हो, पीवाईक्यू का एक तरीके से पैटर्न समझ चुके हो, तो इतना अगर अपन ने कर लिया तो मचा दोगे जी, है ना। तो मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन में। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मार्कर साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।